नमस्कार, हिंदी साहित्य की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में मैं डीयू के प्रथम वर्षीय विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में संकलित जायसी जी से संबंधित मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित कुछ प्रश्नों पर बात करने वाली हूँ, जो कि विगत वर्षों में डीयू के क्वेश्चन पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में जायसी से संबंधित मूलभूत बातों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी प्रश्न की प्रस्तावना लिखते हैं यानी भूमिका लिखते हैं तो ये मूलभूत बातें आपकी काफ़ी मदद करती हैं उत्तर बनाने के लिए। तो जायसी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले के जायस नामक कस्बे में हुआ था। ये एक गृहस्थ किसान थे। जायसी आरंभ से बड़े ईश्वर भक्त और साधु प्रकृति के माने जाते थे तथा इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है और ये भक्ति काल की निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रेमाश्रयी शाखा से आते हैं। अब बात करते हैं कि आपको एक फ्लो चार्ट अपने पेपर में ज़रूर बनाना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि ये आपके अधिक मार्क्स पाने में बहुत मददगार साबित होता है। तो आपको भक्ति काल का दो तरीके से विभाजन करना है, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य का आपको दो तरीकों से वर्गीकरण करते हुए बताना है कि प्रेमाश्रयी शाखा के जायसी हैं और ये सूफी काव्य भी प्रेमाश्रयी शाखा को कहा जाता है। आगे बात करते हैं जायसी और पद्मावत, यानी जायसी का पद्मावत से किस तरह से संबंध है और किस तरह से पद्मावत ने ही इन्हें प्रसिद्धि दिलाई और इनके पद्मावत में कहाँ कहाँ रहस्यवाद दिखाई देता है, तो इनकी पद्मावत की भाषा क्या रही है और पद्मावत का चित्रण यानी उसमें प्रकृति चित्रण है, सौंदर्य चित्रण है, किस तरह से जायसी जी ने पद्मावत को लिखा है, इस पर विस्तृत चर्चा मैं आपके सामने करने वाली हूँ। पद्मावत वस्तु वर्णन। जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत मसनवी शैली पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। इसमें सर्गबद्धता नहीं है, किंतु कथा वस्तु वर्णनों एवं घटनाओं के आधार पर खंडों में विभाजित है, जैसे सिंघलदीप वर्णन खंड, देश यात्रा खंड, पद्मावती रूप चर्चा खंड इत्यादि। इस प्रकार इसकी संपूर्ण कथा 58 सर्गों में विभाजित है। मसनवी शैली की इस कथा के आरंभ में एकेश्वरवाद, साहे वक्त की प्रशंसा, मोहम्मद साहिब की स्तुति तथा अपने गुरुओं की वंदना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। इसमें रूप वर्णन भी दिखाई देता है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। जायसी ने पद्मावती का सौंदर्य यद्यपि परंपरागत पद्धति में नक्षिक वर्णन के रूप में किया है, लेकिन जहाँ संभव हुआ है उन्होंने इस सौंदर्य को ईश्वरीय सौंदर्य में रूपांतरित कर दिया है। उदाहरण के लिए मानसरोवर खंड में कवि ने पद्मावती के सौंदर्य में ईश्वरीय सौंदर्य की झांकी प्रस्तुत की है। पद्मावती के रूप को मानसरोवर पारस रूप कहता है और मानसरोवर अनुभव करता है, भा निर्मल तन पायन पर से पावा रूप रूप के दर से, उसके चरणों को छूकर मैं निर्मल हो गया। अर्थात पद्मावती के चरणों को छूकर मानसरोवर निर्मल हो गया। पद्मावती के रूप दर्शन को देखकर, रूप दर्शन करके मैंने भी रूप पाया। जायसी ने यहाँ पद्मावती के सौंदर्य को पारस रूपी कहा है। पारस रूप अर्थात ऐसा सौंदर्य जिसके स्पर्श से अन्य वस्तुओं में भी सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। तो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि इसमें बिंब प्रधान भाव का उल्लेख है। पद्मावती बिंब है, उसी का प्रतिबिंब जगत है, अर्थात उसी की परछाई से संसार के अन्य सब रूप बने हैं। तो आप डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल की ये पंक्तियाँ याद कर लें और इन्हें एज इट इज़ अपनी आंसर शीट में लिख के आइए। ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा अधिक अंक दिलाने में। फिर बात करते हैं जायसी के रहस्यवाद की। रहस्यवाद उस अज्ञात शक्ति के प्रति जीवात्मा का आकर्षण है जिसे हम ईश्वर या परम ब्रह्म कह सकते हैं। जीवात्मा के मन में सबसे पहले ईश्वर या अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है, फिर वह उसके प्रेम में बंध जाती है और उससे मिलने के लिए व्याकुल रहती है और अंत में जीवात्मा परमात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। वह अपनी स्वतंत्र सत्ता भूलकर अपने आप को ईश्वर में ही लीन कर देती है। शुक्ल जी ने लिखा है इनके रहस्यवाद के संबंध में कि हिंदी कवियों में यदि कहीं रमणीय और अद्वितीय रहस्यवाद है तो जायसी में, जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की है। वे सूफियों की भक्ति भावना के अनुसार कहीं तो परमात्मा को प्रियतम रूप में देखकर जगत के नाना रूपों में उस प्रियतम के रूप माधुर्य की छाया देखते हैं और कहीं सारे प्राकृतिक रूपों और व्यापारों को पुरुषों के समागम के हेतु प्रकृति के श्रृंगार उत्कंठा के रूप में अनुभव करते हैं। चित्तौड़ तन, राजा मन, सिंगलदीप हृदय, पद्मावती ईश्वर। यहाँ पर बताया गया है कि किन किन स्थानों को या फिर किस किस व्यक्ति को जायसी जी ने क्या क्या रूपक दिया है। तो चित्तौड़ को तन कहा है, राजा को मन कहा है और वहीं सिंगलदीप को हृदय कहा है और पद्मावती को ईश्वर का रूपक दिया है। ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताने वाला गुरु हीरामन तोता, नागमती सांसारिक जाल, राघव चेतन शैतान है जो प्रेम मार्ग में भटकता है, अलाउद्दीन माया रूप है। अर्थात किस प्रकार से किस किस व्यक्ति को किस किस वस्तु का
रूपक दिया है, ये इस पैराग्राफ से आपको पता चला होगा। आगे बात करते हैं जायसी के रहस्यवाद की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जायसी के रहस्यवाद का साधनात्मक रूप भी प्रस्तुत प्रेम भावना को ही व्यक्त करने का साधन है। जायसी का उद्देश्य योग साधना की कठिनाइयों का वर्णन करके वे प्रेम पथ की कठिनाइयों को व्यंजित करना चाहते हैं ताकि ईश्वरीय प्रेम की तीव्रता को व्यक्त किया जा सके। दूसरा पॉइंट है, ईश्वरीय सत्ता की ही अभिव्यक्ति सारी सृष्टि को माना है। सृष्टि और ईश्वर में बिंब और प्रतिबिंब का संबंध है। ईश्वर का रूप ही इस जगत में व्यक्त हो रहा है। इसे हम पद्मिनी के पारस रूप की व्याख्या द्वारा समझ सकते हैं। पद्मिनी अर्थात राजकुमारी पद्मावती। वहाँ लौकिक भावनाओं को ही अलौकिक रूप दे दिया गया है। रत्नसेन का प्रेम, नागमती का विरह, पद्मिनी यानी पद्मावती का विलाप ही एक धरातल पर आध्यात्मिक अर्थ को सांकेतिक करने लगता है। इसका परिणाम यह हुआ कि केवल लौकिक अर्थ की दृष्टि से भी वे अर्थ अत्यंत प्राणवान और उदात्त हो गए हैं। जायसी ने अपनी आध्यात्मिक भावनाओं में धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का परिचय दिया है। उनकी रहस्य भावना पर सूफी मत, अद्वैत सिद्धांत और नाथ पंथ का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये जायसी के रहस्यवाद की कुछ विशेषताएं थी, मैंने आपको बता दी हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगी। आगे बात करते हैं जायसी की काव्य भाषा पर। अवधि भक्ति काल के अंतर्गत लिखे गए प्रबंध काव्यों की प्रमुख भाषा है। तुलसी का रामचरितमानस तथा सूफी प्रेमाख्यानक काव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं, अर्थात अवधि भाषा में। पद्मावत में अवधि का ठेठ रूप मिलता है। जायसी की भाषा का रूप भले ही तुलसी की तरह संस्कृत निष्ठ न हो, परंतु भाषा उनकी स्वच्छ और प्रवाहमान है। भाषा में सहजता है, कहीं कहीं बोलचाल की रंगत मिलती है। जायसी ने मुहावरों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में मिठास है। यह मिठास तुलसी की भाषायिक मिठास नहीं है। तुलसी की भाषा में संस्कृत शब्दों और पदों का माधुर्य है, जबकि जायसी के यहाँ यह माधुर्य अवधि की अपनी रंगत का है। आगे बात करते हैं, इनके काव्य में अलंकारों का भी प्रयोग दिखाई देता है। तो जायसी ने सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग किया है। जायसी के अलंकार प्रायः परंपरा मूलक हैं। जायसी ने मौलिक और नए उपमानों का प्रयोग कम ही किया है, लेकिन इन उपमानों के प्रयोग में जायसी की कवि प्रतिभा का परिचय अवश्य मिलता है। जायसी ने सादृश्य मूलक अलंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का प्रयोग विशेष रूप से किया है। और इनके अलंकारों की बात करें, इनके काव्य में हेतु उत्प्रेक्षा नामक अलंकार की भी काफ़ी जगह पर, काफ़ी स्थानों पर प्रयोग दिखाई देता है। अब हेतु उत्प्रेक्षा क्या है? जहाँ अहेतु में हेतु की संभावना की जाए, अर्थात जो कारण ना हो उसे ही कारण मान लिया जाए। उदाहरण के तौर पर पद्मावती के दांतों ने सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों को ज्योति दी है, तो यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, जायसी का सूफी काव्य परंपरा में क्या स्थान है? ऐसा प्रश्न कई बार विगत वर्षों में आप देखेंगे, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, तो उनमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य की भक्ति मार्गीय काव्य धारा के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा में जायसी का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। वे इसके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। पद्मावत के अंदर उन्होंने लौकिक से अलौकिक प्रेम का वर्णन भी इस महाकाव्य में बखूबी रूप से किया है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा है। भाषा पर मजबूत पकड़ है इनकी, तथा शब्दों का सही जगह पर इस्तेमाल, यह दोनों बातें हमें जायसी के महाकाव्य में देखने को मिलती हैं। जायसी द्वारा लिखित पद्मावत प्रेमाख्यानक परंपरा का सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसके अंतर्गत इस महाकाव्य में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम, विवाह तथा विवाह के पश्चात जीवन का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से ये जो स्टोरी है वो शॉर्ट में आपको बता देनी है, अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, इस काव्य की रचना दोहा तथा चौपाई शैली में हुई है। जायसी ने इस महाकाव्य में लौकिक प्रेम के आधार पर आध्यात्मिक प्रेम को दर्शाया है। इसमें कवि की रहस्यवादी प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है। पद्मावत की शैली मसनवी है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, जायसी की तुलना अपने समय के सिद्ध फकीरों में करते हैं। जायसी की 3 कृतियां हमें देखने को मिलती हैं, अखरावट, कान्हावत तथा जायसी जिस कृति के कारण प्रसिद्ध हुए हैं वो है महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत प्रेम की पीर करने वाला विशुद्ध प्रबंध काव्य जायसी ने ही रचा है। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं। जायसी ने जैसा नक्शिक वर्णन पद्मावत में किया है वह पाठकों के हृदय को छू जाती है। जायसी ने मांसल प्रेम के स्थान पर भाव को प्रधानता दी है। जो मार्मिक तथा भावों की अभिव्यंजना हमें पद्मावत के अंदर देखने को मिलती है, वैसी अभिव्यंजना शायद ही कहीं और मिले। हिंदी साहित्य की भक्ति मार्गीय काव्य धारा के अंतर्गत सूफी काव्य परंपरा के जायसी का नाम सर्वोच्च स्थान पर है। वे इसके प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं। पद्मावत के अंदर उन्होंने लौकिक से अलौकिक प्रेम का वर्णन भी इस महाकाव्य में बखूबी रूप से किया है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के
प्रेम काव्य को पूरी तरह से भारतीय प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के साथ प्रस्तुत किया है, लेकिन इसकी जो पद्धति है वह सूफी पद्धति रही है। आगे बात करते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न इन पे पूछा गया है। मैंने PYQs का जो वीडियो डाला है उसमें भी आप इस प्रश्न को देखेंगे कि जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो आपको प्रस्तावना बांध के लिखना है उत्तर, भूमिका बांधते हुए कि जायसी का जो मूल परिचय है वो थोड़ा देते हुए आपको उत्तर लिखना है, तथा इनके काव्य में सौंदर्य भी है। आप पद्मावत के संबंध में ही अगर बात करें तो एक और तो सौंदर्य चित्रण है, प्रकृति चित्रण है, श्रृंगार चित्रण है, श्रृंगार रस की अनुभूति होती है, वहीं दूसरी ओर विरह भाव भी दिखाई देता है। किस तरह से रत्नसेन से विवाह के पश्चात पद्मिनी की जिंदगी में विरह भाव आता है, उसका किस तरह से चित्रण जायसी ने किया है। तो वो बात करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो जायसी एक महान हिंदी कवि हैं जिन्हें प्रेम की पीर के अनूठे कवि के रूप में भी जाना जाता है। उनका काव्य पद्मावत प्रेम, भक्ति और मानवता के गहरे भावात्मक पहलुओं को उजागर करता है। इनकी कविताओं में प्रेम की गहराई है, उसकी पीड़ा और उसके विभिन्न रंगों का चित्रण मिलता है। वे प्रेम को केवल एक भावना नहीं बल्कि एक गहन अनुभव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इनके काव्य में प्रेम की पीड़ा का अनुभव करते हुए पाठक को एक अद्वितीय संवेदनशीलता का अनुभव होता है। जायसी की रचनाओं में प्रेम की पीर के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों का भी समावेश होता है, जो उन्हें अन्य कवियों से अलग बनाता है। प्रेम की पीर के रूप में विख्यात जायसी प्रेम काव्य परंपरा के अगुआ कवि हैं, यानी अग्रगण्य हैं, आगे चलने वाले कवि हैं। जायसी का संपूर्ण विधान प्रेम का आग्रह है। यह प्रेम ही है जो धर्म जाति की संकीर्णता को तोड़कर मनुष्य को मनुष्य बनाता है। जायसी भारतीय संस्कृति की गहन समझ रखते हैं। तीज त्योहार, धर्म, लोक प्रचलित विधि विधान, फल फूल, पाक कला, ज्योतिष आदि के साथ ही विभिन्न ऋतुओं के आधार पर लोक प्रचलित मान्यताओं का भी पूर्ण ज्ञान जायसी जी करते हैं। इन्होंने लिखा भी है, फूले फरे छवय ऋतु, जानू सदा बसंत। अर्थात सिंघल द्वीप के संबंध में ये पंक्तियां आई हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा कि किस तरह से सिंघल द्वीप में वसंत ऋतु ही देखने को मिलती है। सिंघल द्वीप में इन्होंने वसंत ऋतु का ही पूर्ण रूप से चित्रण किया है, क्योंकि उन्होंने सिंघल द्वीप में वसंत ऋतु को ही देखा है। सदैव वसंत ऋतु ही वहाँ पर बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। जायसी जिस संस्कृति को पद्मावत में रचते हैं उसके मूल में प्रेम ही है, और प्रेम एक शाश्वत विषय है। शाश्वत अर्थात जो कभी जिसका अंत न हो, अमर और अत्यंत व्यापक भी। पूरी दुनिया इस विषय पर लिखते पढ़ते चलते चली आई है। मतलब प्रेम सार्थक विषय भी है। किसी वस्तु की सार्थकता का मूल उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ अच्छे तरीके से व्यक्त करती हैं। प्रेम पथ की कठिनता पर जब रीतिकालीन कवि बोधा कहते हैं, यहाँ पर रीतिकालीन कवि बोधा जो कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, उनकी दो पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेम बंधन नहीं है, स्वतंत्रता और बराबरी का भाव है, तो उसके मूल में है। अर्थात प्रेम जो है किसी भी तरह से बंधन नहीं है। प्रेम आपको खुलापन देता है, स्वच्छंदता देता है, स्वतंत्रता देता है। ये आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे मैं पढ़ रही हूँ कि इनके संबंध में शुक्ल जी ने क्या कहा है। शुक्ल जी इनके संबंध में कहते हैं कि उनका नियम था कि जब वे अपने खेत में होते तब अपना खाना वहीं मंगा लिया करते थे। खाना वे अकेले कभी ना खाते, जो आसपास दिखाई पड़ता उसके साथ बैठकर खाते थे। एक दिन उन्हें इधर उधर कोई नहीं दिखाई पड़ा। बहुत देर तक आसरा देखते देखते अंत में एक कोड़ी दिखाई पड़ा। जायसी ने बड़े आग्रह से उसे अपने साथ खाने को बिठाया और एक ही बर्तन में खाने के लिए और एक ही बर्तन में उसके लिए भोजन तैयार किया। उसके शरीर से कोढ़ चू रहा था। कुछ थोड़ा सा मवाद भोजन में भी चू पड़ा। जायसी ने उस अंश को खाने के लिए उठाया और उस कोड़ी के ने हाथ थाम लिया और कहा, इसे मैं खाऊंगा, आप साफ हिस्सा खाइए। पर जायसी झट से उसे खा गए। अर्थात दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जायसी जो है आसपास के लोगों के दुख को समझते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं और अपने काव्य में, अपनी रचनाओं में उसका चित्रण करते हैं। इसी कारण इन्हें जो है प्रेम के पीर कवि कहा गया है कि ये पीड़ा युक्त व्यक्ति को भी उतने ही प्रेम पूर्ण भाव से स्वीकारते हैं जितना कि किसी अन्य व्यक्ति को। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जो जायसी के मनुष्य प्रेम का जीवंत उदाहरण हैं। जायसी की उत्कृष्टतम रचना पद्मावत इसी प्रेम का आख्यान है, जो समाज, वर्ग, लिंग ऐसे किसी भी भेद को नहीं मानता। जायसी की नायिका पद्मावती स्त्री है, लेकिन जायसी उनका जन्मोत्सव इतने धूमधाम से मनाते हैं कि राजा रत्नसेन का जन्मोत्सव भी फीका पड़ जाता है। जायसी इस प्रेम आख्यान को कल्पना के सहारे ही पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंचाते हैं। ठीक है, दूध दही का समुद्र उनकी कल्पना थी। सिंघल द्वीप का संपूर्ण वातावरण पद्मावती का महल, जिसकी एक एक ईंट बहुमूल्य हीरे मोती की है, उसकी चुनाई कपूर आदि से हुई है। पद्मावती जिसे जायसी
पद्मावती जिसे जायसी इतना रूपवती बनाते हैं, कोई पुरुष उसे देखते ही मूर्छित हो जाता है। सब कल्पना है, लेकिन मन में सवाल उठता है कि आखिर जायसी ऐसा करते क्यों हैं? कल्पना की ऐसी पराकाष्ठा की वास्तविकता से दूर-दूर तक उसका कोई रिश्ता ही नज़र नहीं आता। लेकिन हम ठीक से देखें तो पता चलता है कि इन सब के मूल में प्रेम को सर्वोच्च सिद्ध करने की कोशिश मात्र है। उतना सुंदर महल, दुनिया के सर्वोच्च स्थल वह सिंघल द्वीप, वहाँ का मनमोहक वातावरण, सब कुछ त्यागने के पीछे पद्मावती के पास आधार ही क्या है? तो हम जवाब पाते हैं रत्नसेन का प्रेम। राजा रत्नसेन का नहीं, जोगी रत्नसेन का प्रेम। या पढ़ लीजिएगा, आगे बात करते हैं। बल से अलाउद्दीन को वही मिलता है जो संपूर्ण संसार को आज तक मिलता आया है, चित्तौड़ की ईंट पत्थर की दीवारें। जौहर भर सब स्त्री, पुरुष भय संग्राम, बादशाह गढ़चूरा, चितौरभा इस्लाम। तो यहाँ पर ख़त्म होता है वीडियो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, प्लस काफ़ी मेहनत भी लगती है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी आपका। बाकी आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।